हमारे साथी सांसद भी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, दिल्ली स्तर के प्रवक्ता, और एक दिन तो मुझे स्मरण है कि इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मूल बेसिक 2-3 सवाल शराब नीति के बारे में उन प्रश्नों को दिल्ली के मुख्यमंत्री से और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से पूछा था। आज तक लगातार इतनी बार ये प्रश्न, जो बड़े मूल प्रश्न हैं, उनको जवाब नहीं मिले हैं और उन प्रश्न के बदले कुछ इधर उधर की ऊल झलूल बातें करके देश का, दुनिया का ध्यान वो डाइवर्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। पिछले समय में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद कुछ जानकारी आपको मिली। सनी मारवा जो एक्यूज्ड नंबर 13 है FIR में इस सारे शराब के घोटाले की, उनके पिता के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आज अब तक आपने भी देख लिया होगा वो स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसकी चर्चा की थी सुबह। ये एक्यूज्ड नंबर 9 अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कि वो बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। उससे मैं बार बार जो पूछा गया है वो फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को कि होलसेल का बिजनेस जो हमेशा सरकार अपने हाथ में लेती है, वो आपने प्राइवेट हाथों में देकर अपने चहेतों को फ़ायदा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ने के लिए आपने क्यों दिया? अब ये तो बड़ा पॉलिसी इशू है, इसका जवाब देने में आपको क्या कठिनाई है? फिर दूसरा बड़ा बेसिक सवाल हम दोबारा से याद दिला रहे हैं, जो पहले दिन से चल रहा है लगातार, कि रिटेल का बिजनेस, भाई आप तो पारदर्शी थे, आप तो कट्टर ईमानदार हो, और कट्टर ईमानदारी के अंदर जो कट्टर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। उसके हिसाब से आपको जो लाइसेंस है वो रिटेल का लाइसेंस इंडिविजुअल्स को देना चाहिए था, और शायद ट्रांसपेरेंसी का कोई उससे बेहतर तरीका नहीं होता जब दुनिया के सामने हम लॉटरी निकाल के और रिटेल का लाइसेंस दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि आपने 32 जोन के अंदर 27
दुकानें खोल दी और वहाँ सब अपने जानकारों को फ़ायदा लेकर और आपने जो है ये लाइसेंस दे दिया। ये बात इतने समय से पॉलिसी के अंदर भी थी कि वही कार्टेल ना बने, इसके लिए हमें ये ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है, लेकिन वो सब आप भूल गए। और एक बेसिक मुद्दा जो इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बार बार बात हो रही है, जिसके कारण हमने देखा कि राजस्व का भी इतना व्यापक भयंकर नुकसान हुआ, उस डाटा को कई बार आपको बताया जा चुका है कि आपने जो कमीशन है, सरकार जिसको कभी सरकार डिसाइड नहीं करती, कमीशन सरकार ने डिसाइड कर दिया कि 2% से 12% जो है ये कमीशन होगा। ये तो भाई जो शराब बनाने वाला है, जो शराब को बेचने वाला है, या जो बीच के अंदर जो डीलर है, उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बीच का एग्रीमेंट होता है। लेकिन और ये सारी चीज़ें इन स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी जो आपके अमित अरोड़ा हैं, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मूल प्रश्न का कितनी बार प्रवेश जी ने ये सवाल पूछा, कितनी बार आदेश जी ने सवाल पूछा, कितनी बार केंद्र वालों ने पूछा, लेकिन आज तक आपने ये जवाब नहीं दिया। अब वो 6% करके आपने बांटा, आपके पास कितना गया सरकार के सिस्टम में, लेकिन सरकार के सिस्टम में हमने देखा कि जो शराब की बिक्री है वो अगर दुगनी भी हो गई तो भी जो है राजस्व कम हो गया। ये तो साफ साफ इससे ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन क्या हो सकता है। और फिर जो हम एक बेसिक बात कह रहे हैं, आपने बहुत ब्लेम किया कि ये पॉलिसी ख़राब थी, पॉलिसी जो है ये एलजी ने बनाई थी। हमने जो पॉलिसी बनाई, अगर वो पुरानी वाली पॉलिसी ख़राब थी, जिसके बदले आपने नई पॉलिसी बनाई थी जिसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, तो जब इसके बारे में सुगबुगाहट हुई कि इसके अंदर गड़बड़ जो है पकड़ी जाने वाली है, तो आपने ये पुरानी उस पॉलिसी जिसको दिन रात आप क्रिटिसाइज़ करते थे, उस पॉलिसी के ऊपर आप वापस क्यों आए। हम ये बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं आज कि भाई ये आपकी पार्टी का अभी मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 4 दिन के बाद मुझे अरेस्ट कर ले। अरे भाई, वो जो सीबीआई का काम है वो सीबीआई करेगी। हम सीबीआई वगैरह और उनकी जांच और उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नाते आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के अंदर शासन करने वाली पार्टी से, शुचिता के नाम पर जो है पार्टी जो बनी, उस पार्टी से और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल से हम ये पूछना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहते हैं कि भाई आपका विजय नैयर से क्या संबंध है, बताइए। अरुण पिल्लई से आपका क्या संबंध है, ये हमको बताइए। आपका जो अर्जुन पांडे से आपका क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें बताइए। आपने इतना बड़ा दिल्ली के अंदर 15,000 करोड़ का ये बिज़नेस है, इस विषय का जो है, आपने जो है 10 लाख रुपए में जो लाइसेंस मिलता था, उस लाइसेंस की फ़ीस 5 करोड़ रुपए आपने क्यों कर दी, कैसे कर दी? आप ये सारे जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, इनको तबाह करना चाहते थे। ये आपने देखा कि जो बात हम कह रहे थे वो अभी स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी निकल कर आई है। इससे बड़ा कोई ओपन फ्रॉड नहीं हो सकता। ये बात स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी कही जा रही है, और सारे के सारे आपने रिटेलर्स को मार दिया। और लोग कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में कि भाई ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट का पीएन है, उसको भी वहाँ क्या हो रहा था, ये सारी की सारी चीज़ें पता थी। इंडो स्प्रिट से आपने वो एग्जाम्पल दे रहा है कि शायद 100 करोड़ रुपया शुरू में लिया। आपने जो है अमनदीप ढल से 60-70 करोड़ रुपया लिया, महादेव लिकर से 50 करोड़ रुपये लिया, डिवांस स्प्रिट से 30 करोड़ रुपया लिया। और फिर ये बताया गया उसमें कि पंजाब वाले अनंत वाइन और अमन ढल, इनको अकेले आपने दोनों लोगों को 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस दे दिया। इसका बातों का कोई जवाब आप देंगे? और साफ साफ बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर, गोवा के चुनाव के अंदर आपने जो है ये पैसा खर्च किया। जहाँ कंपटीशन होना चाहिए था वहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, और इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया कि ये जितनी गड़बड़ पॉलिसी है, ये सारी विजय नैयर ने, समीर महेंद्रू ने, मैडम चड्डा ने, अमन ढल ने, अरुण पिल्लई ने,
जो कि ये अलग अलग कंपनियों के मालिक हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बनाई। इन सारे प्रश्नों के जवाब कौन देगा? और आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सबसे बड़े स्टिंग के मास्टर हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल हैं, जो स्टिंग 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 स्टिंग, दिल्ली के चुनाव में भी स्टिंग ऑपरेशन, पंजाब के चुनाव में भी स्टिंग ऑपरेशन, अब स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी सारे फैक्ट्स सामने आ गए। तो अब भी आप जवाब नहीं देंगे तो क्या आपको, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो लेकिन वास्तव में कट्टर बेईमान अगर कोई दुनिया के अंदर कोई सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी, मैंने पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो लायर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, करप्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अगर कोई पार्टी कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है, बेईमानी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों के साथ जो है अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, लोगों का पैसा लूट कर और उसको जो है अपनी पार्टी के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर रही है, और सरकारी पैसा जो डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए वो अपनी फ़ोटो टेलीविज़न पे पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाने पर खर्च कर रही है। उस पार्टी को, उस सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं, आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए आप मत दीजिए जवाब, लेकिन आपको इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, आप नहीं छोड़ेंगे तो प्रजातंत्र के अंदर जो जनता होती है वो बहुत मजबूत होती है, जनता बहुत पावरफुल होती है, और जब जनता खड़ी होती है तो फिर बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं और फिर गद्दी लोगों को छोड़नी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि वैसी स्थिति आए, उससे पहले ही ग्रेसफुली अगर आप इस्तीफ़ा देके सरकार छोड़ेंगे तो शायद ये सही मायने में इस प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथी जो है वो और इसके अंदर कुछ एडिशन करेंगे। रमेश विधूरी जी हैं मेरे, वो पहले कहेंगे, फिर हमारे प्रवेश जी कहेंगे, फिर हमारे चौथे साथी भी कुछ कहेंगे। रमेश जी। धन्यवाद रमेश जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं निवेदन करूँगा सांसद रमेश विधूरी जी से कि आपको संबोधित करें। भाई रमेश विधूरी जी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब ने बड़ी विस्तार से आज जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था उसके बारे में जानकारी दी है, और मिस्टर केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनके पास कुछ नहीं था मुख्यमंत्री बनने के पहले, जब वो दो शोर मचाया करते थे और एक ही बात राग अलापते थे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, स्टिंग ऑपरेशन, वीडियो बना लो। केजरीवाल साहब के एक मंत्री की याददाश्त चलेगी सतेंद्र जैन की, तो केजरीवाल साहब की भी याददाश्त ना गई हो, इसलिए उसको रिमाइंड कराने के लिए उसके शब्द में पहले तो ये सुनवाना चाहूंगा। अगर आप मित्रों, ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे मुझे केवल स्टिंग लाकर दे दो, और एक बात बहुत बढ़िया बोली है, वो पढ़े लिखे हैं ना, एडिशनल कमिश्नर रहे हैं, कि हमने रात भर इस पर चर्चा की, विचार किया। क्या विचार किया? वो यही विचार किया होगा कि इस भ्रष्टाचार में कहीं हमारे पास माल तो नहीं आया, जब पता लगा होगा हमारे पास नहीं पहुंचा तो उसको तुरंत बदल दिया। अब जब ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मनीष सिसोदिया साहब के, तोमर साहब के लिए भी कहा था मैंने सारे पेपर चेक कर लिए, जांच लिए फर्जी डिग्री में, फिर सतेंद्र जैन को भी कहा था मैंने सारे पेपर देख लिए, फिर मनीष सिसोदिया को भी कहा, कट्टर ईमानदार है, कट्टर। मैं 22 साल से जानता हूं कट्टर ईमानदार को। कट्टर ईमानदार साहब, अब आप एजुकेशन के अंदर आपके पास सब चीजें खुलकर आ गई, पीडब्ल्यूडी में आपके साड़ू जेल चले गए, उसके बाद आप इस जो लीकर पॉलिसी है इसके तहत स्टिंग आ रहे हैं, सरेआम आ रहे हैं, आपके नाम लिए जा रहे हैं। अमित अरोड़ा जी बड़े स्पष्ट क्लियर कहते हैं कि 10 करोड़ लगाओ 100 करोड़ पाओ, यह ऑफर दिया गया था। स्टिंग में कहा उन्होंने। पंजाब में 10,000 करोड़, दो ही लोगों को, जो डॉक्टर साहब ने मुझसे पहले कहा, दो ही लोगों को बिड देकर छोटे मोटे लोगों को बाहर करके उसी पैटर्न पर
उन्हीं पिल्लई एंड कंपनी से, मिसिस चड्ढा से अगर आपके कोई संबंध नहीं है केजरीवाल साहब, तो दिल्ली के लोगों को उससे अवगत करा दो कि नहीं नहीं, ये जो स्टिंग जिसने व्यक्ति ने किया है ना, हमारा पिल्लई से संबंध है, लेन देन है। और क्या कहते थे केजरीवाल साहब जब मंत्री को हटाया, मैंने केस सीबीआई को रेफर कर दिया है। इसका मतलब केजरीवाल साहब आपको भी सीबीआई के ऊपर ट्रस्ट था कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, वरना उस दिन कहते आप कि देखो मैं सीबीआई को नहीं दे रहा हूं, सीबीआई तो बिकी हुई है, वो तो तोता है, मैंने खुद ही निर्णय लिया है और मैंने इसको मंत्री पद से हटा दिया। दैट टाइम यू सेड कि मैं सीबीआई को भेज रहा हूं, और आज क्या कहता है, सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, ईडी का उपयोग किया जा रहा है। वैसे तो दिल्ली के लोग, देश के लोग ये जान गए हैं कि वो, मैं उस पुरानी बातों पे नहीं आना चाहता, घिसी पिटी बातों पे, मेरे बच्चों की कसम। और यही केजरीवाल साहब, मैंने जैसे पहले कहा, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, एक ही बात को लेकर आया था, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, देश को आगे ले जाना है, शीला भ्रष्टाचार है। उसने इतना भ्रष्टाचार किया कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बाद शासन सत्ता को लेकर आऊंगा और दिल्ली के अंदर बदलाव करके लाऊंगा। दिल्ली के लोगों ने विश्वास किया। अब दिल्ली के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है, दो स्टिंग आ गए हैं, आपका एक मंत्री वो खुद जेल में है। इसका मतलब आप मनीष जी को इसलिए निर्णय नहीं ले रहे कि आपकी स्वयं की संलिप्तता इसमें है, क्योंकि जब रातों को आपने विचार किया था और तब एक मंत्री को हटाया था, तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, गहलोत सबसे बुलाकर पूछ लिया होगा कि हमारी कोई संलिप्तता तो नहीं है इसमें कहीं ना कहीं। तब लगा होगा नहीं, अभी हमारे पास तक नहीं पहुंचा है, अभी वहीं तक था, इसलिए उसको तुरंत हटा दो। अब मनीष सिसोदिया ने माल दिया है, सत्येंद्र जैन ने मंत्र दिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सत्येंद्र जैन की तो फैमिली ने बोल दिया था क्लियर कि अगर आपने मंत्री पद से हटाया तो हम स्पष्ट कर देंगे जो जो हमने आपने कॉन्स्पिरेसी करके हमसे कराया है। इसी प्रकार से मनीष सिसोदिया को आपने बगैर किसी जांच किए हुए पहले ही दिन आपने उसको कट्टर ईमानदार की जो संज्ञा दी थी, तो आप जानते थे कि उन्होंने वो चोरी की है, इसलिए मैं पहले ही उनको ईमानदार बता दूं। और सीबीआई, और बार बार एक बात कहते हैं, एजुकेशन में हमें बदनाम करने के लिए, हमें हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक में बदनाम करने के लिए, पूरे देश के दिल्ली वासियों के सामने एजुकेशन का भ्रष्टाचार बड़ा स्पष्ट रूप से आया है, मोहल्ला क्लिनिक का भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से आया है, पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से आया है। इसलिए केजरीवाल साहब, अब तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दाल का कोई काला हो नहीं हो रहा है, अब तो आपका पूरा का पूरा भवंडर, आपका पूरा का पूरा निजाम वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और आपको नैतिकता के आधार पर आपको ये बताना चाहिए मीडिया के सामने आकर, ये ट्वीट करके अपने रफूकरों को नहीं भेजना है कि टीवी के सामने रफूकर बैठा देते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी। अभी ये बताएं पिल्लई जी से आपके क्या संबंध है, नहीं है तो नकार दें आप, जैसे सिसोदिया जी ने आज तक नहीं बताया कि वो क्या 5 स्टार होटल के अंदर लिए गए थे, मना कर देते। हम तो नहीं गए, लेकिन मना कैसे कर देंगे, सीसीटीवी कैमरे हैं वहां पर, सीबीआई को लोगों ने बताया होगा जिन लोगों ने। तो आपके समीर से, महेंद्रू से, मैडम चड्ढा से, अरुण पिल्लई से आपके संबंध नहीं है। जो स्टिंग वाले ने कहा है तो मना करें, डिनाई करें ना आप कि जो ये स्टिंग किया है ये भी भाजपा के लोगों को मिल गया और भाजपा लोगों वाले लोगों ने इसको धमकी देकर इससे स्टिंग करा लिया। इससे ये बोलिए, जो बोलेंगे आप तो कहिए ना, ये कहिए बैठकर कि नहीं ये तो भाजपा का ही व्यक्ति है और हमें बदनाम करने के लिए ऐसी बात की जा रही है। और पिल्लई एंड कंपनी को मैं नहीं जानता हूं। इतनी बात कहकर मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि आपके माध्यम से शायद केजरीवाल की याददाश्त लौट आएगी, इसलिए वीडियो दिखाने का प्रयास किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पश्चिमी दिल्ली से सांसद भाई परवेश वर्मा जी से कि आप सबको संबोधित करें। भाई परवेश जी, उठा के रखें। दिल्ली में
पिछले कुछ दिनों से ना तो कोविड के ऊपर में चर्चा चल रही है, ना दिल्ली में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा उसके ऊपर चर्चा चल रही है, दिल्ली में शराब के ऊपर में चर्चा चल रही है। हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इतने दिन हम सभी को जनता, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद बनाकर भेजती है और हम दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिले, सुविधा कैसे मिले, उसके बारे में छोड़कर दिल्ली का जो शराब का घोटाला है उसके बारे में पूरी दिल्ली उलझ के रह गई है। झूठ के और पाप के कोई पैर नहीं होते और वो कभी छुप नहीं सकता है। ये दोनों स्टिंग ऑपरेशन जब आए तब अरविंद केजरीवाल को भी झटका लगा होगा और मनीष सिसोदिया जी को भी झटका लगा होगा। सात साल के बाद में ये पॉलिसी दिल्ली में आती है। 7 साल तक एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ये समझ नहीं आता कि अगर ये पॉलिसी खराब थी तो उसको लेके आनी चाहिए थी। 7 साल के बाद में उसको ध्यान आया कि पंजाब और गोवा और उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं और उनको चुनाव लड़ने के लिए 500-700 करोड़ रुपया चाहिए। उनको झूठ बोलने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए इतना पैसा चाहिए। तो अब ये पैसा कहाँ से आ सकता है? तो दिल्ली में एक नई लिकर पॉलिसी बनाई गई और आज के स्टिंग ऑपरेशन में जैसे अमित अरोड़ा खुद ये कह रहे हैं कि साउथ के लोग आकर, और ये सारे लोग जो वो नाम ले रहे हैं, महेंद्रू का, ढल का, अरोड़ा का, सभी का, कि ओबराय होटल में जाकर वहाँ पर मीटिंग करते थे, वहाँ पर पॉलिसी बनती थी। मैं अरविंद केजरीवाल की, और जब भी कोई मुख्यमंत्री कोई शपथ लेता है वो शपथ आपको एक बार यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने क्या शब्द बोले थे और हम सब क्या शब्द बोलते हैं। तब उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान व विधि के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है और उसने कहा है कि मैं न्याय करूंगा, और जब वो एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे 500-700 करोड़ रुपया उसकी पार्टी को मिलना है क्योंकि गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, केवल यही कारण है। क्या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जब दिल्ली में कोविड से 23,000 लोग जिस महीने में मर रहे थे, उस महीने में दिल्ली सरकार शराब की पॉलिसी बनाने में व्यस्त थी? क्या कोई इंसान हो सकता है ऐसा दुनिया में? बहुत सारी माताओं के बच्चे मर गए, शराब पी पीकर उनकी किडनी, लीवर खराब हो गए। बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, बहुत सारे घर उजड़ गए। बहुत सारे लोग शराब पीते थे मगर अपने बच्चों की फीस नहीं देते थे, अपने घर का राशन नहीं लेके आते थे, मगर उनको एक के बदले में एक शराब के लालच में
वो अपने बच्चों का दूध का पैसा, अपने घर का राशन का पैसा, अपने बच्चों की फीस का पैसा जो है अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर, चेन बेचकर, अंगूठी बेचकर उन्होंने एक पेटी के बदले में एक पेटी शराब खरीदी। हमारा संविधान कहता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था तब उसमें कहा था कि कोई भी सरकार किसी भी नशे का कोई भी प्रचार नहीं कर सकती, मगर दिल्ली में एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दी जा रही है। आज अमित अरोड़ा जो एक इसमें अभियुक्त हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिसी आई कि हमसे जो है साल का फिक्स्ड अमाउंट हमसे तय कर लिया कि हमसे 250 करोड़ रुपए ले लिया, उसके बाद में आपको जितनी शराब बेचनी आप बेचो, आप 500 करोड़ की बेचो, आप 1000 करोड़ की बेचो, आप 2000 करोड़ की बेचो, जितनी बेचनी है बेचो। आपने सरकार को 250 करोड़ रुपए दे दिया तो दिल्ली में जो रिटेलर थे उन्होंने ना केवल दिल्ली में शराब बेची, उन्होंने बाहर के राज्यों में भी सारी शराब को बेचना शुरू किया। तो पूरे देश का एक सेंटर पॉइंट बन गया था भारत की राजधानी की, यहां पर देश में सबसे सस्ती शराब मिल रही है, इसलिए लोग बाहर से आकर भी लेके जा रहे थे और दिल्ली से जो है अवैध रूप से यहां से ट्रक के ट्रक दिल्ली सरकार के अधिकारियों, एक्साइज के अधिकारियों के साठ घाट के द्वारा बाहर भी जा रहे थे, क्योंकि छूट आ गई थी कि आपने इतना पैसा दे दिया, अब आप जितना मर्जी बेचो। 12% कमीशन क्यों किया, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। और वहीं पंजाब में 12% का 10% कर दिया कि वो 12% की जो फिगर है उसको चेंज करना है, कि 12% का 2% से 10% कर देते हैं, जो कि इनको अधिकार नहीं है। सरकार को किसी का जो है L1 का कमीशन फिक्स करने का अधिकार नहीं है, मगर इन्होंने किया। मुझको लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को समझाने की हिम्मत उसकी पार्टी में किसी भी आदमी के पास है। इसलिए आज मैं श्रीमती अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर रहा हूं और उनके माता पिता उन से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं और उनके बच्चों से, मैं, एक बेटा है एक बेटी है, मैं दोनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पांचों लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके अलावा इस इंसान को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं इसको सही राह पर ला सकता है, किसी में हिम्मत नहीं है। ये कुर्सी की उसमें इतना पागल हो गया है, कुर्सी की भूख में इतना पागल हो गया है कि ये क्या झूठ बोलता है इसे खुद नहीं मालूम है, ये कितना झूठ बोलता है इसे खुद नहीं मालूम है, और ये क्या पाप करे जा रहा है इसको नहीं पता है। एक ईश्वर ने इसको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली में, मगर ये दिल्ली के लोगों को शराब पिला रहा है, कोविड महामारी में उनको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल नहीं दे रहा है। तो मैं आज इनके परिवार के सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आप कृपया अरविंद केजरीवाल जी को सामने बिठाकर पूछिए कि पापा आपने दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज बनाए, पापा 7 साल में आप उनका नाम तो बताइए, हमें तो बताइए, दिल्ली के लोगों को तो नहीं पता, आप हमें तो बताइए आपने कौन सा कॉलेज बनाया पापा, पापा आपने कौन सा नया स्कूल बनाया पापा, उसका एड्रेस तो बताइए पापा, आपने एक भी स्कूल बनाया क्या पापा, एक भी नहीं बनाया पापा, 800 शराब के ठेके खोल दिए, एक नया स्कूल नहीं बनाया पापा, एक नया कॉलेज नहीं बनाया पापा, पापा हॉस्पिटल तो बनाया होगा पापा 7 साल में, एक नए हॉस्पिटल का नाम तो बता दीजिए पापा, फ्लाईओवर जिस पे हम चलते हैं क्या वो आप ही ने बनाया, या वो शीला दीक्षित या वो भाजपा की सरकार बना, क्या वो आपने बनाया था, जिसका उद्घाटन मनीष सिसोदिया करता है क्या वो आपने बनाया था पापा, क्या शिलान्यास आपने किया था पापा, आपने कौन सा काम किया उसका एड्रेस तो बताइए।
उनके बाबा पूछ ले, बेटा वो कौन सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है बेटा जिसका वाइस चांसलर भी बना दिया, उसका एड्रेस क्या बेटा, उसका एड्रेस तो बता दो हमें। कौन सी एक बड़ी सड़क बनाई है बेटा, उसका एड्रेस तो बताओ। उनकी धर्मपत्नी बोले, हे भगवान हमें तो बताइए, मुझे नहीं पता। मेरी सहेली पूछती रहती है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेके खोल दिए, काम कौन सा किया? तो श्रीमती सुनीता केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पाती हैं, क्योंकि घर वाले बीमार होते हैं तो केजरीवाल उन्हें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं। तब उनके घर वाले पूछते हैं, नहीं आप हमें अपोलो भेज रहे हैं, आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में भेज दीजिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो गरीबों के लिए, वो तो दिल्ली की जनता के मरने के लिए। वहां पर दवाई नहीं मिलती, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता, वहां पर हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, वहां पर दिल्ली की गरीब जनता जाकर मरेगी, वहां पर कोई इलाज नहीं होता। तुम्हें तो अपोलो जाना है, तुम्हें तो मैक्स जाना है, तुम्हें तो साकेत में जाना है। तो आज मैं उनके घर वालों से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली को कोई बचा सकता है तो आज उनके घर वाले बचा सकते हैं, उनके वो पांचों जो परिवार के सदस्य हैं वो बचा सकते हैं, और तो हमारी कोई आशा नहीं है। आज वो गुजरात में जाकर गारंटी देके आते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपया देंगे और दिल्ली में नहीं मिलता। तो उनकी पत्नी को पूछना चाहिए, आप कैसे, किस मुंह से गुजरात जाकर ये बोल के आते हैं 1000 रुपया देंगे तो दिल्ली में तो दीजिए। आप किस मुंह से गारंटी देके आते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे? उनके बच्चों को पूछना चाहिए कि पापा दिल्ली में तो नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता, आप गुजरात जाकर बोल के आते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप यमुना नहीं साफ कर पाए, वहां पर देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के गुजरात में पूरा रिवर फ्रंट कैसे बना हुआ है, उसकी शक्ल देख के आइए, दौरा करके आइए। आपके स्कूल में आज भी बच्चे फेल हो रहे हैं, रिजल्ट खराब आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। किस विकास की बात करते हैं? मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं, अगर तुम्हारे में दम है तो आप एक मुद्दा ढूंढ लीजिए, पानी का, विकास का, स्कूल का, शिक्षा का, चिकित्सा का, जो मुद्दा आपने ढूंढना है ढूंढ लीजिए, और आप आइए, अपना खुले मंच पर आइए हमसे बहस करने के लिए। जब भाजपा की सरकार थी तो जो सरकार का पब्लिसिटी बजट होता है वो 2 करोड़ रुपया था 1993 में। शीला दीक्षित जी के समय में 11 करोड़ था। आज एक साल का पब्लिसिटी बजट है 650 करोड़ रुपया। 650 करोड़ रुपया दे देकर अपने आप को सच्चा बता देना, अपने आप को अच्छा बता देना। दिल्ली की जनता कह रही है केजरीवाल ने तो हमें पानी दे दिया। एक वो नकली सारे ऑटो ड्राइवर को खड़ा कर कर उनके घर पर सारा यहां से लेटर लिखा जाता है, हमें सुरक्षा दीजिए, और वहां पर ड्रामा करते वहां पे 3 व्हीलर में। तो इनका झूठ जो है वो हमारे भी बस की बात नहीं है। इनके झूठों का जवाब देना, बार बार यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उनके झूठों का जवाब देना हमारे भी बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं जनता को इनसे पूछना चाहिए, और हमें किसी पर विश्वास है और कोई एक आशा की किरण दिखाई दी है तो हमें आज इनके परिवार में दिखाई दी है। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं परिवार के सदस्यों से कि आप मेरा इंटरव्यू देखिए और मेरी ये प्रेस रिलीज देखिए, प्रेस हमारा इसको देखिए, और मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पापा को समझाइए कि दिल्ली में विकास करें, दिल्ली में लोगों को ना मारे शराब के इस अपना झेल मेल में, इस भ्रष्टाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे भाई दबंग रमेश बदूड़ी साहब ने और प्रवेश वर्मा जी ने और खुराना साहब जी भी करेंगे कुछ। मेरा तो आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त किसी पे आए ना, सारी बातें क्लियर हो गई है। अब मुझे डॉक्टर साहब, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। मैं ये जो इतनी ज्ञानवान बातें हुई है, जब सुबह से स्टिंग ऑपरेशन, जब टीवी ऑन हुआ स्टिंग ऑपरेशन देखा, तो फिर फ़ोन ऑन हुआ, फिर जिनके फंक्शन सारे ऑफ थे जेन के वो भी ऑन हो गए, यही चर्चा का विषय था।
मैं सोचता आ रहा था कि क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि डिज़ायर्स ओवर तमन्नाएं, तृष्णाएं बंदे को हर तरह का उसूल, कदरों कीमतें कुर्बान करने के लिए मजबूर कर देती है। एक सादा सा बंदा आता है आंदोलन में, लगता है इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होंगी। गुजरात में तो देर बाद ऑटो में घूमे, यहाँ ऑटो में घूमा करेंगे, ऐसा हो ना पाया। बंदा इसलिए इतना झूठ बोलता है कि उसकी यहाँ एक्चुअली तमन्ना तो भगवान पूरी कर देता है, लेकिन किसी चीज़ के साथ जब लस्ट लग जाए ना, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर पॉपुलैरिटी, तो फिर वो एंडलेस हो जाता है। और हम भी कहते हैं झूठ बोलता, मैं भी अभी सुन रहा था वो झूठ बोलता। मुझे तो नहीं लगते सीएम साहब झूठ बोलते हैं। सर सॉरी, मैं बीजेपी का कट्टर और अदना सा सिपाही हूँ, लेकिन मैं उल्ट सोचता हूँ। वो झूठ कभी नहीं बोले, जो बोला उन्होंने सच बोला। देखो उन्होंने पहले बोला था सतीश जैन जी अंदर जाएंगे, सतिंदर जैन जी अंदर जाएंगे, गए ना। फिर बोला सर सिसोदिया की तरफ आएंगे, आए ना। अब तीसरा चौथा सच, वो तो बहुत सच्चा बंदा है, प्रेडिक्शन भी ठीक करता है। तो बस थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, जो काम वो खुद करते हैं उसमें इस बार फंस गए हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि वो कोई और ना था, चंद खुश्क पत्ते थे, शजर से टूट के जो फसले गुल पे रोए थे। अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ ना याद आया। अभी चक्कर आ रहे होंगे जहाँ भी होंगे, हिमाचल में, जहाँ गुजरात में। अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ ना याद आया। ये लोग झूठ बोल के मसलन भूल भी जाते हैं ना, शायद ऑटो डिलीट वाला इनका कोई फंक्शन ऑन होता है। वो कोई और ना था, चंद खुश्क पत्ते थे, शजर से टूट के जो फसले गुल पे रोए थे। अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ ना याद आया, अभी अभी तो हम एक दूसरे से बिछड़े थे। नदीम और सीएम साहब के बारे में मैं अर्ज़ करूं, नदीम जो भी मुलाकात थी अधूरी थी। एक चेहरे के पीछे हज़ार चेहरे थे, कहीं और हैं, कहीं और हैं, कहीं और है। बंदा क्या क्या करता है पावर के लिए, पैसे के लिए, वोट बैंक के लिए। ये चीज़ें सच बोल के भी हासिल हो सकती हैं। थोड़ा सा सच बोला था, दिल्ली में रहते, टिके रहते, थोड़ा बैलेंस रहते तो मज़े में रहते। थोड़ी गाड़ी ज़्यादा स्पीड से भगा दी है। पंजाब तो तुक्का ही लग गया। पंजाब तो ऐसे हुआ ना कि इनको नहीं सपोर्ट किया, वो थोड़े दुखी थे और लोगों से, तो उन्होंने गुस्सा निकाला तो हो गया। जो हालत है पंजाब की आपके सामने है। तो प्रवेश जी बहुत अच्छा कह रहे थे कि उनके बच्चे पूछते पापा, उन्होंने एक सवाल और किया था, पापा आप शराब के बारे में इतना क्यों यानी वो सप्लाई करने में है तत्पर। तो उन्होंने कहा था बेटा बीजेपी को और लोगों को समझ नहीं है, शराब के बारे में ये जानते ही नहीं हैं। कहते क्या है, कहते जो भी पीना पसंद करते हैं वो दरिया को कूजे में बंद करते हैं। मैकशी इन पागलों का काम नहीं, मैकशी तो अक्लमंद करते हैं तो अब क्या करें, ये मुल्क की बदकिस्मती है। किसी ने कोई रूप धारण किया हुआ, किसी ने कोई रूप धारण किया हुआ है। काश ये जो पैसा इतना वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चैन सुकून भी वेस्ट कर रहे हैं, हाउ कैन दे स्लीप आफ्टर दैट, कि इतना झूठ बोल के कहाँ नींद आती होगी। शायद नोटों का बिछाना करते होंगे, जहाँ आगे कोई बड़ा ओहदा चाहते होंगे। भैया ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिनके साथ आप कंपैरिजन करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी को पढ़ो, उसकी कहाँ से शुरू हुए, तब से लेके अब तक उनका जीवन कैसा है। उनको आइडियल मान लो, आइडियल मान के सच बोलना शुरू कर दो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। स्टिंग पे स्ट्रिंग अब आपके स्टार्ट हो गए हैं, अगला भी रेडी है।
जल्दी आपको बुलाएंगे, जल्दी मिलेंगे। आप खुश रहो, सलामत रहो। आप बहुत बड़ी ताकत हैं। तो मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। मीडिया के बारे में, खुददार पत्रकारों के बारे में मैंने एक बार लिखा था कि जज्बा खुददारी झुकने ना दिया तूने, जज्बा खुददारी झुकने ना दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। तो आपकी डिज़ायर्स नहीं, आप सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। आप सलामत रहो, खुश रहो। मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूँ, ऐ मेरे मालिक अपने गुरु का ही ये सोचे कुछ, वो जो अन्ना हज़ारा, अन्ना है जो अन्ना है। एनीवे, नमस्कारम, बहुत 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 धन्यवाद। एक हर्षा जी बोलिए। एक एक करके मेरे भाई, एक एक करके भी हर्षा ने पूछा, जवाब देते उसके बाद आप जी। देखिए, जो स्टिंग हुआ है उसमें जो आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है अमित अरोड़ा, वो इसमें एक अभियुक्त है। वो अभी तक कोई एजेंसी का अप्रूवर नहीं बना है, और वो जो सारी बात बता रहा है, ये सारी बात आपको हमारी पिछले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बात हूबहू आपके सामने हमने पहले भी रखी थी कि ये सच है। मगर जो मारवा जी के पिताजी ने और अमित अरोड़ा ने सारी बातें स्टिंग के माध्यम से कही हैं, ये अभियुक्त जिसने पाप किया है वो अपने पाप का खुद ही बयां कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे हुआ, और भी वो अपना डिटेल में ये सारी बातें उन्होंने एजेंसी को बताई हैं। आप इत्मीनान रखिए। ना मुझको नहीं मालूम कि मनीष सिसोदिया की जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है, मगर वो जेल जाएंगे, ये मैं उनको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और मैंने जैसे पहले कहा था, वो थोड़ा प्राणायाम शुरू कर दें, क्योंकि जेल में इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जी अनूप। देखिए, केवल 4 लोगों के कहने से कुछ हमारे देश में तय नहीं होता है। देश की जनता तय करती है कि चुनाव में कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, किसकी पार्टी आएगी।